राधे राधे। स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज हम इतिहास चैप्टर 1 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं और ये भी लिख लें। कल देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ, बात को दोहरा लेंगे। पहला नोट, राष्ट्रवाद क्या है ना। अभी बताया कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। यानी एकता का क्या बनता है? वाहक बनता। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह के उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे दुख को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ ऐसे भी बोल सकते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, दृढ़ निश्चय, राष्ट्रीय चेतना का उदय, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियमों आदर्शों को बनाए रखने भी क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाएगा। अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। एक लाइन में कहे के बात यही हो कह सकता नहीं, बाकी उतना डिटेल। बीजारोपण, राष्ट्रवाद की जो बीजारोपण हुआ, जो इसका भावना हुआ, वो यूरोप के पुनः जागरण के काल से हुआ, 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण हुआ, राष्ट्रवाद कैसे पनपा, कहाँ से उपरा, तो ये यूरोप में पुनः जागरण के काल 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच से ही हो चुका था। परंतु 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के तहत उन्नत रूप से प्रकट हुई। फ्रांस की क्रांति कब रहे? 1789। ठीक, 59 कहाँ रहे? ठीक है, 1789। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना विकास फ्रांस के राजक्रांति और उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों के महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्ग, यानी ऐसे उच्चतम लोग का वर्ग जिसमें जमींदार, नवाब, महाजन, रईस लोग होते हैं, उसे अभिजात वर्गीय कहा गया। क्या कहा गया? अभिजात वर्गीय। परिवेश से बाहर आकर उसे खबरों, सड़कों और सर्वसाधारण वस्तु बना दिया। बाकी आवाज ठीक है? ऐसे ही हम झूठों के बोल रहे हैं। आवाज ठीक है ना? हे राधे, तो मेहनत बेकार चला जाता है। चल, ये पढ़ लिए। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक इसमें मिलेगा वो है वियना कांग्रेस क्या है ना। वियना कांग्रेस क्या है? क्वेश्चनों डायरेक्ट पूछा जा सकता है, वियना कांग्रेस क्या है? तो यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 18 से 14 जून 18 से 14 के बीच जून 1815 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया। इसे क्या कहते हैं? वियना कांग्रेस। इसे क्वेश्चन में मिलेगा। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन एक सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। कौन? नेपोलियन। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। कौन? नेपोलियन। उदारवादी से क्या समझते हैं? हाँ, उदारवादी से क्या समझते हैं? उदारवादी लैटिन है ना, लातिन मतलब लैटिन भाषा के मूल्य पर आधारित है जिसका अर्थ होता है आजाद। उदारवादी का मतलब आजाद। उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देता है। रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? रूढ़िवादी का मतलब हुआ कि ऐसी राजनीतिक दर्शन, परंपरा, स्थापित संस्थाओं, रिवाजों पर जोर देता है
जो धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है या जो पहले से चलते आ रहा है बस उसी को मानना, वही कहलाता है रूढ़िवाद ना। रूढ़िवाद, जैसे पहले कहा ना कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना है, पढ़ने नहीं जाना है, माना है, इसी को बोलते हैं रूढ़िवाद। विचारधारा, विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। ऐसा इसको याद नहीं करना, बस पढ़ लेना है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। अब पढ़ेंगे नेपोलियन का शासन काल। नेपोलियन का शासन काल। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया। नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता 1804। क्या है नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता? जो कि 1804। पहला नंबर कि कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। दूसरा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया और भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। जागीरदारी मतलब क्या होता है? जागीरदारी या हमारी तरफ जमींदारी है ना। इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। 16वीं शताब्दी से पहले यूरोपीय समाज दो वर्गों में विभाजित था। हाँ, एक कुलीन, एक कृषक वर्ग। कुलीन वो है, कुलीन उच्च वर्ग के थे जो शासक के साथ सेना उच्च वर्ग के थे, तो वो क्या कहलाएंगे? कुलीन वर्ग। निम्न वर्ग में कृषक आते हैं जो शोषित हो। और शोषित मतलब मजदूर, किसान, और बीच में एक और वर्ग जुड़ गया जिसे कहते हैं मध्यम वर्ग कहा गया। वियना सम्मेलन। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोपीय विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन का हुआ 1815 में। इसका मुख्य उद्देश्य फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। पुरातन मतलब पुरानी व्यवस्थाओं को। इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया। वियना सम्मेलन का जो मेजबानी किया वो कौन किया? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया। इससे सम्मेलन द्वारा इटली, जर्मनी तथा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था स्थापित की गई। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत पूर्वो राजवंश की पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18 फ्रांस का राजा बन गया। अब देखेंगे मेटरनिख युग। मेटरनिख युग 1815 वियना सम्मेलन के बाद एक तरफ नेपोलियन युग का अंत तथा मेटरनिख युग की शुरुआत हुई, जो 1848 तक चलती रही और 1815 तक के काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। से लेकर 48 तक। जुलाई 1830 की क्रांति। इस क्रांति का मुख्य कारण लुई 18वां द्वारा किए गए सुधारों के साथ छेड़छाड़ करना और चार्ल्स 10 निरंकुश होना था। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता भावना को दबाने का कार्य किया। उसके द्वारा पेलीग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसने सामान्य नागरिक संहिता को समाप्त कर अभिजात्य अर्थात उच्च वर्ग को विशेष अधिकारों से विभूषित किया, जिसके कारण सुधारवादियों ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। चार्ल्स 10 ने इस विरोध के प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश कानून के द्वारा उदार तत्व का गला घोटने का प्रयास किया, जिसके विरोध में पेरिस की क्रांति
लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। कहाँ जून दिया है? किताब देखो, किताब में क्या दिया है? चलो परिणाम देखेंगे। चार्ल्स 10 राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया और बुर्बो वंश के शासन पर आर्लियंस वंश की शासक लुई फिलिप शासक बन गया। अब देखेंगे 1830 की क्रांति के प्रभाव। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा? इस क्रांति ने वियना कांग्रेस के प्रभाव को समाप्त किया और इस क्रांति ने अन्य देशों जैसे यूनान, पोलैंड, हंगरी के साथ पूरे यूरोपीय में राष्ट्रीयता एकीकरण के लिए आंदोलन शुरू हो गए। 1848 की क्रांति, यह क्रांति आर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप के खिलाफ हुआ। और इस क्रांति का मुख्य कारण स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को समाप्त करना, गीजो को प्रधानमंत्री बनाना था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के लोगों के साथ रखना पसंद किया, जिनकी संख्या बहुत कम थी। लुई फिलिप ने गीजो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। प्रधानमंत्री गीजो किसी भी तरह से वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप विदेश नीति अच्छी नहीं थी। जो लुई फिलिप की थी वो विदेश नीति अच्छी नहीं थी। इसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिससे गीजो की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया, काम के अधिकार की गारंटी दी। अब है 1848 की क्रांति। इस क्रांति ने न सिर्फ पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड को भी प्रभावित हुए। इटली के एकीकरण। एकीकरण का क्या अर्थ होता है? एकजुट होना, मतलब इटली में एकजुट होना। इटली के एकीकरण में बहुत सारी धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक समस्याएं थी। धर्म के आधार पर अलग अलग लोग होंगे, राजनीतिक पार्टी अलग अलग होगी और भौगोलिक दशा भी अलग अलग। इसके अलावा आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं भी मौजूद थी। साथ ही विदेशी राष्ट्र ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। इसके एकीकरण में नेपोलियन ने भी मुख्य भूमिका निभाई तथा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसके एकीकरण में, इटली के एकीकरण में नेपोलियन के पतन। 1814 के बाद वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, द्वारा इटली के पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के दो राज्यों पिडमाउंट और सर्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण का दिशा तय होने लगी। यह 1820 में नागरिक आंदोलन भी हुए। इटली में एक गुप्त दल कार्बोनरी, गुप्त दल का क्या नाम है?
कार्बोनरी का गठन राजतंत्र को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया, जो छापामार युद्ध करती थी। कार्बोनरी क्या करती थी? छापामार युद्ध करती थी। फ्रांस की 1830 की क्रांति से प्रभावित होकर इटली में भी नागरिक आंदोलन हुए, लेकिन इसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के द्वारा दबा दिया गया। नागरिक आंदोलनों का उपयोग कर मेजनी उत्तरी तथा मध्य इटली को एकीकृत कर एक गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन मेटरनिख ने आंदोलन को दबा दिया। फलस्वरूप मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। पलायन का मतलब जाना पड़ा, और मेजनी कार्बोनरी दल का सदस्य था। करके इटली के एकीकरण में मेजनी के क्या योगदान है? मेजनी का योगदान, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी के आदर्शवादी गुण, अधिक व्यवहारिक गुण कम थे। 1831 में उसने यंग इंडिया गांधी जी लिखे हैं, यंग इटली की स्थापना की। कौन किया यंग इटली की स्थापना? मेजनी। कौन किया? मेजनी। यंग इंडिया रहेगा तो वो गांधी जी किए थे, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना। अठारह में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद इटली के राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी पूरे इटली का एकीकरण एक गणराज्य बनाना चाहता था कि सबको मिलाकर एक गणराज्य बनाया जाए, लेकिन सिर्डिनिया और पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों को विलय चाहता था। पोप इटली के धर्मराज बनाना चाहता था। जो पोप थे वो क्या बनाना चाहते? धर्मराज। इस तरह से विचारों का टकराव, मतलब अलग अलग सबका विचार हुआ, विचारों का टकराव के कारण इटली का एकीकरण मार्ग अवरुद्ध हो गया। इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। बाद में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिससे सिर्डिनिया का शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और इस प्रकार मेजनी पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। ये इटली का पहला चरण था। ये दूसरा है इटली के एकीकरण का दूसरा चरण। इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूर तथा गैरिबाल्डी का अहम योगदान है। ये तीन लोग, विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूर और तीसरा गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। नाव चलाने वाला नाविक। आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में किसका भूमिका है? एक है विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। विक्टर इमैनुअल 1848 तक इटली में एकीकरण के लिए किए गए प्रयास असफल ही रहे। इटली में सिर्डिनिया, पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके प्रयासों से इटली का एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के लागू करने के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पूछेगा कि काउंट काबूर को कौन सा पद नियुक्त किया गया?
प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबूर। काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। जो काबूर था वो मानता था कि जो इटली का एकीकरण नहीं होने का कारण है जो है वो कौन है, ऑस्ट्रिया है। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। या ऑस्ट्रिया को हराना है तो फ्रांस से दोस्ती कर लेना है। तथा द्वितीय क्रीमिया के युद्ध 1853-54 में फ्रांस के आग्रह के बिना शामिल हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद पेरिस शांति सम्मेलन और फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप को गैर कानूनी बताया। इसने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया और फ्रांस के शासक नेपोलियन ने काबूर के एक संधि के तहत ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। 1859-60 में ऑस्ट्रिया तथा पीडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में फ्रांस ने इटली के समर्थन अपनी सेना उतार दी। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, रोम, वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी भी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना। यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धरा जाएगा। ये बात को 2-4 बार सुन लेंगे तो ना, इसको हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे। गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी क्या था? पेशे से एक नाविक था। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि गैरीबाल्डी क्या था या कौन थे, तो एक पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। मेजनी जो विचार रखता था उसका वो समर्थन करता था कि हाँ ठीक कह रहा है। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किए। सिसिली और नेपल्स पर क्या किए? आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी का समर्थक बन गई। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां के सत्ता को संभाली। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण किया, योजना बनाई तो काबूर ने इसका विरोध किया और इस बीच गैरीबाल्डी को भेंट काबूर से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी और दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गैरीबाल्डी बिना शर्त के अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। 1862 में गैरीबाल्डी के मृत्यु के बाद रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। 1870-71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया और जिस कारण फ्रांस के लिए पोप का संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था और विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार 1871 तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। अब पढ़ना हम लोग जर्मनी का एकीकरण। अगला टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। इटली और जर्मनी का एकीकरण साथ साथ संपन्न हुआ। आधुनिक युग में जर्मनी पूरी तरह विखंडित राज्य था जिसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी।
जर्मनी एकीकरण पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया गया था। उत्तरी जर्मनी में सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा और दक्षिणी जर्मनी के लोग अंदर राष्ट्रवाद की कमी थी। जर्मनी का एकीकरण बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, हम्बोल्ट, अंडवर्ट, जैकब ग्रिस्म आदि शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी का एकीकरण उद्देश्य ब्रुसेनशैफ्ट नामक सभा स्थापित की। वाइमर राज्य येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। 1834 में जन व्यापारी आर्थिक व्यापारी की समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व जालवेरिन नामक एक आर्थिक संघ बनाया। पूछेगा कि जालवेरिन क्या था? एक आर्थिक संघ था जो जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में पुराने संघ सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। फ्रेडरिक, जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था, ने उसे व्यवस्था मानने से इनकार कर दिया। फ्रेडरिक विलियम देहांत हो जाने के बाद उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य से ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ हीगेल के विचारों से प्रभावित था। वह जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। पूछेगा कि रक्त और लौह की नीति किसने अवलंबन किया? नाम याद रखें, कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में सेल्विंग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद सेल्विंग और प्रसा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। होल्स्टीन में राष्ट्रवाद की भावना को बिस्मार्क बढ़ा दिया। जब ऑस्ट्रिया उसे दबाने के लिए बढ़ी तो जर्मनी ऐसा करने से रोक दिया। ये पढ़ा ले रहे हैं तो एक दिन हम इसका टेस्ट लेंगे, ऑब्जेक्टिव अगले इसी चैप्टर का। अपमान के कारण ऑस्ट्रिया ने 1866 में जर्मनी के खिलाफ सेडावा का युद्ध की घोषणा कर दिया। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हुआ और इस तरह जर्मन एकीकरण की 2/3 कार्य पूरा हुआ। शेष जर्मनी का एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी दक्षिण रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी मामला उभर आया, जिस पर प्रसा की राजकुमारी स्वाभाविक दावेदारी थी, लेकिन फ्रांस इसका विरोध कर रहा था। स्पेन के उत्तराधिकारी को लेकर 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई और इस प्रकार सेडान के युद्ध में एक महाशक्ति का पतन और दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। अंततः 1871 तक जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ।
जर्मनी का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1871। अब देखेंगे जर्मन राष्ट्र प्रभाव। जर्मन राष्ट्रवाद ने केवल जर्मनी में ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप के साथ साथ हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गए। इसी प्रभाव में ऑटोमन साम्राज्य के पतन कहानी को अंतिम रूप दिया और बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यूनान अपना गौरवमय अतीत रहा है जिसके कारण उसके पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। यूनानी सभ्यता साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सक, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की गई। इसका उद्देश्य तुर्की शासन और यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। इंग्लैंड के महान कवि वायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इसे यूनान की स्वतंत्रता के संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगा। रूस भी यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ और यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देश के संयुक्त सेना नार्विनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई और तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई और 1829 में एड्रियानोपोल की संधि, ये याद रखेंगे कि कब एड्रियानोपोल की संधि हुई थी, तो 1829, जिसके तहत तुर्की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान का स्वायत्त देने की बात हुई। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बेवेरिया के शासक ओटो स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। हंगरी में राष्ट्रीय, अब इसको कल पढ़ेंगे ना, लगातार आधा घंटा हो गया, ऐसे हो गया तो नींद मारने लगेगा। इसको याद रखेंगे, एकदम लिख लो, यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर हंगरी में राष्ट्रीयता का उदय। मिलते हैं नेक्स्ट। राधे राधे।